हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी के ऑनलाइन एस्पेक्ट्स और ये है पार्ट नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का होता है वो कौन लेता है? तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेते हैं अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में। फिर जो सेक्शन 190 है सीआरपीसी का प्रोवाइड करता है टेकिंग कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट अपॉन, तो किस तरीके से ले सकते हैं? सबसे पहले रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑफ फैक्ट्स पे ले सकते हैं जिसपे देख के उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऑफेंस हुआ होगा, या फिर जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है अंडर सेक्शन 173 में, या फिर सीओ मोटो मतलब खुद भी ले सकते हैं अगर उनको यहाँ पे कहीं से भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड। तो फिर सेक्शन 191 सी 191, सॉरी एक मिनट, हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई भी केस जो है इंस्टीट्यूट हुआ है अगेंस्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के सी में, मतलब सीओ मोटो कॉग्निजेंस जब मिली हुई है, तो अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय द मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे जो एक्यूज है उसको यहाँ पे एंटाइटल होगा कि वो यहाँ पे केस ट्रायबल करवा सकता है किसी अनदर मैजिस्ट्रेट के पास 191 में। फिर उसके बाद है कि नॉन कंप्लायंस जो होगा सेक्शन 191 का, वो इनक्योरेबल इरेगुलरिटी होगी, मतलब अगर किसी ने भी मैजिस्ट्रेट ने सीओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी तो उसको किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल करने के लिए भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे वो इंटरेस्टेड हो गया ना, एक तरीके से कि इंटरेस्टेड हो गया उस केस में, तो उसको क्या है कि दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भेजना ही पड़ेगा। अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है सेक्शन 191 का, तो वो इनक्योरेबल रेगुलेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि मेकिंग ओवर द केसेस बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू अदर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट अंडर हिम। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, सीजेएम होते हैं, वो मेक ओवर करते हैं अदर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को केसेस जो भी उनके अंडर में है, ऐसा सेक्शन 192 बताता है। फिर लिखा हुआ है कि सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी है वो यहाँ पे बार लगा देता है सेशन कोर्ट के ऊपर, कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर, कि वो यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकते किसी भी ऑफेंस का जब तक कि केस उनको कमिट ना किया हो मैजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन जो 193 का है उसका एक एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्शन टू 193 है वो है सेक्शन 199 का 2 एंड सेक्शन 319 का। इन दीज टू केसेस में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है किसी भी ऑफेंस का। तो 199 का 2 जिसको पता नहीं हो, तो डिफेमेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होता है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्टली यहाँ पे कंप्लेन करके राइटिंग में यहाँ पे केस को इंस्टीट्यूट कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। फिर अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है अगेंस्ट द स्टेट, तो उसकी कॉग्निजेंस तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो परमिशन ना दे दे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन करने के लिए उस सूट को, ऐसा सेक्शन 196 बताता है। फिर जो भी प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड जजेस होगा वो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी में, कि मतलब जजेस के अगेंस्ट या पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट किस तरीके से प्रोसिक्यूशन वगैरह किया जाएगा। अब 198 सेक्शन बताता है यहाँ पे प्रोसिक्यूशन इन ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, तो मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंस है उनका प्रोसिक्यूशन कैसा होगा, ये मतलब कैसे होगा, तो ये 198 बताता है। फिर जो कोर्ट है यहाँ पे वो कॉग्निजेंस ले सकती है कोई भी ऑफेंस का जो भी पनिशेबल है अंडर चैप्टर 20 आईपीसी का, लेकिन केवल ओनली अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय एग्रीड पर्सन। तो जो भी कॉग्निजेंस है यहाँ पे चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी, मतलब मैरिज वाले ऑफेंसेस जो होते हैं, उसकी कंप्लेंट केवल अग्रीड पर्सन करेगा अंडर सेक्शन 198 के 1 में, तभी यहाँ पे होगा। फिर अगर पर्सन ड्यू टू बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, या फिर बीइंग इडियट और लूनेटिक है, तो या फिर सिकनेस के कारण, या फिर वुमेन है जो इस तरीके की कि वो लोकल कस्टम्स जो है उनके उसके कारण वो यहाँ पे ought नॉट टू बी फोर्सेस इन पब्लिक, मतलब वो यहाँ पे फोर्स इन पब्लिक मतलब यहाँ पे आज पब्लिक में अपीयर नहीं होती जनरली, मतलब जो परदेशियन वुमेन है, मतलब जो ये बुर्का वगैरह उनको पहनना पड़ता है उनके कस्टम के हिसाब से, तो देन विद द लीव ऑफ कोर्ट सम अदर पर्सन जो है वो उनके बिहाफ में कंप्लेन कर सकता है, इज और हर बिहाफ, मतलब 198 के सबसेक्शन 1 के ए में।
फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई हस्बैंड है किसी वुमन का और अगर वो आर्म फोर्सेस को सर्व करता है तो जो कमांडिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा प्रिक्लूडिंग हिम, मतलब उसको उसमें बता देगा कि फ्रॉम ऑब्टेनिंग द लीव ऑफ एब्सेंस, वो यहाँ पे अनेबल हिम टू मेक अ कंप्लेन, देन अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय द हस्बैंड में बी कंप्लेन इन हिज बिहाफ। मतलब क्या होता है कि कभी सपोज करिए कि किसी, अब तो एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं रहा, लेकिन अगर कैसा था कि एडल्ट्री का कोई ऑफेंस था तो उसमें हस्बैंड अगर कंप्लेन करना चाहता है तो क्या होता था कि अगर वो हस्बैंड समझ लीजिए कि आर्म फोर्सेस में है और जो कमांडिंग ऑफिसर है यहाँ पे वो अगर एक सर्टिफिकेट दे के इशू कर देता है कि यहाँ पे लीव देना मुश्किल है, यहाँ पे ऑब्टेनिंग लीव ऑफ एब्सेंस इज अनेबल, तो यहाँ पे उसको क्या कर सकता है, फिर उसको यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर अगर एक सर्टिफिकेट दे दे कि इसको लीव देना मुश्किल है तो यहाँ पे उसके बाद वो यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए सर्टिफिकेट दे देगा, जिससे क्या होता है कि कोई अदर पर्सन उसके बिहाफ में ऑथराइज हो जाएगा कि वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है उसके बिहाफ में, सेक्शन 198 सबसेक्शन 1 की बी में। फिर लिखा हुआ है कि जब भी ऑफेंस कमिट किया गया अगेंस्ट अ वुमन और वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 494 और 495 आईपीसी में, तो कंप्लेन मे बी मेड बाय हर फादर मदर ब्रदर सिस्टर डॉटर, और फादर और मदर ब्रदर सिस्टर। एक मिनट। तो यहाँ पे कैसा है कि कोई भी पर्सन है जो, मतलब जो भी ऑफेंस है यहाँ पे अगेंस्ट वुमेन कमिट हुआ है और वो पनिशेबल है सेक्शन 494 में या 495 में, तो कंप्लेन कौन कर सकता है, तो या तो उसके फादर कर सकते हैं, मदर कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर कर सकते हैं, या फिर डॉटर, या फिर जो फादर और मदर ब्रदर हैं, मतलब उसके मम्मी के, उसके पापा के जो ब्रदर या सिस्टर है वो लोग कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। बट इफ एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू एग्रीड बाय ब्लड मैरिज अडॉप्शन, तो देन विद लीव ऑफ कोर्ट रिक्वायर लगेगी। मतलब क्या होता है कि ये लोग कर सकते हैं इसके बिहाफ में अगर 494 का ऑफेंस हुआ, 495 का हुआ है वुमेन के बिहाफ में, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन कर रहा है जो कि रिलेटेड है एग्रीड से बाय ब्लड और मैरिज और अडॉप्शन से, तो विद लीव ऑफ कोर्ट यहाँ पे रिक्वायर लगेगा, ऐसा सेक्शन 198 सब सेक्शन 1 का सी बताता है। फिर अंडर सेक्शन 198 का सबसेक्शन 2 है, नो पर्सन अदर देन हस्बैंड ऑफ द वुमेन shall deemed to be aggrieved by the offense punishable under section 497 और 498। तो 497 और 498 के जो भी ऑफेंस होंगे उसमें जो एग्रीड पर्सन होगा वो हमेशा वुमेन का हस्बैंड होगा और उसके अलावा कोई भी एग्रीड पर्सन नहीं होगा। एडल्ट्री वगैरह से रिलेटेड ऑफेंस था 497। और जो कोर्ट है यहाँ पे कॉग्निजेंस ले रही है अंडर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ले रही है अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी में, वेयर ऑफेंस कंसिस्ट, यहाँ पे जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विथ हिज ओन वाइफ जो कि बीइंग अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज की है, और मोर देन 1 ईयर यहाँ पे elapsed हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो यहाँ पे सेक्शन 198 के 6 के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अ, अगर यहाँ पे कोर्ट कोग्निजेंस नहीं ले सकती अगर सेक्शन 376 में उसको कोग्निजेंस लेना है, और वो क्या हुआ है कि केवल हस्बैंड ने अपनी ओन वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, जब वाइफ जो थी वो अंडर 15 ईयर्स की एज में थी, लेकिन उससे 1 साल तक का टाइम पीरियड निकल गया है जब वो ऑफेंस किया गया था, तो नहीं होगा फिर ये। फिर उसके बाद सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी जो है वो डील करता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफेमेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्निटरी रिगार्डिंग हिज कंडक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी। तो यहाँ पे जो सेक्शन 199 है वो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन से डील करता है, और ये जो मानी जाती है ये सम हाई डिग्निटरी रिगार्डिंग टू हिज कंडक्ट और डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी को माना जाता है। एक बार तो चेक कर लेता हूँ मैं कि क्या एग्जैक्टली था, एक मिनट।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफेमेशन होना चाहिए वो सम हाई डिग्निटरी रिगार्डिंग होना चाहिए, उसके जो कंडक्ट वो अपने डिस्चार्ज कर रहा था सब डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी में, तो यहाँ पे होगा। फिर फॉर द केस इज ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली, द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 199 must be made by public prosecutor within 6 months from and with the sanction of the appropriate government। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी केस है जो कि ट्राइबल बाय है कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली, तो उसकी जो कंप्लेन होगी सेक्शन 199 में वो कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, विद इन 6 मंथ करेगा जब भी वो ऑफेंस हुआ होगा, और यहाँ पे भी सेंक्शन करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का, यहाँ पे अगर कोई डिफेमेशन कर रहा है तो। फिर अंडर सेक्शन 199 बताता है कि जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन बोथ, यहाँ पे उनके पास क्या होगा? कॉन्करेंट जुरिडिक्शन होगा कि वो कॉग्नियस ले सकते हैं उस ऑफेंस का। बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू टेक कॉग्नियस ऑफ द ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेक्शन 199 है उसमें बताता है कि फर्स्ट 6 मंथ के लिए यहाँ पे कोई भी ले सकता है, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ले सकता है और कोर्ट ऑफ सेशन भी ले सकता है। तो उनके पास दोनों पास कॉन्करेंट जुरिडिक्शन होगा यहाँ पे ऑफेंस का कॉग्नियस लेने के लिए। बट लेकिन अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ हो गए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगी कि वो कॉग्नियस ले पाए उस ऑफेंस का। फिर जो भी कंप्लेन कंप्लेन का मतलब होता है कि कोई एलिगेशन यहाँ पे की गई है, मेड इन राइटिंग टू राइटिंग और ओरली कैसे भी हो सकती है मैजिस्ट्रेट को, बाय पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई पर्सन ने यहाँ पे कोई की कंप्लेन की है, तो मतलब कोई एलिगेशन लगाया है किसी के ऊपर, या तो ओरली भी लगा सकता है या राइटिंग में भी। सो दैट ऑफेंस इज कमिट कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है बाय नोन और अननोन, या तो किसी नोन पर्सन ने ऑफेंस किया है या अननोन ने किया है किसी के अगेंस्ट भी, तो ये सेक्शन 2D बताता है, मतलब डेफिनेशन क्लॉज जो है हमारा 2 के D में बताया हुआ है कंप्लेन के बारे में। फिर कंप्लेन जो मैजिस्ट्रेट की आती है, ही विल एग्जामिन द कंप्लेनेंट, मतलब जब भी कोई कंप्लेन करता है मैजिस्ट्रेट को, तो मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करेंगे कंप्लेनेंट को, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन वो फाइंड करेंगे, आइदर टू डिसमिस कर देंगे कंप्लेन को या फिर इशू कर देंगे प्रोसेस सेक्शन 200 में। अब अंडर द एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 200 ओनली हुज विटनेस विल बी एग्जामिन्ड आर एज प्रेजेंट हियर। तो जो 200 का यहाँ पे होता है उसको विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, लेकिन विटनेस को वही विटनेस को एग्जामिन किया जाता है जो प्रेजेंट है, एज आर प्रेजेंट हियर। एंड जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे डजंट इशू समन और वारंट टू कॉल विटनेस फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट किसी को समन या वारंट नहीं इशू करते विटनेस को बुलाने के लिए। और यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो कैन नॉट डिसमिस the complaint without examining the complainant and the witnesses, otherwise it is incurable irregularity। तो जो मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे वो डिसमिस नहीं कर सकते कंप्लेन को बिना किसी कंप्लेनेंट या विटनेस को एग्जामिन किए, नहीं तो यहाँ पे ये इनक्योरेबल रेगुलरिटी हो जाएगा, सेक्शन 200 इसके बारे में बताता है। फिर जब भी यहाँ पे कंप्लेनेंट हैज बीन एग्जामिन, सॉरी यहाँ पे जब भी क्या है कि जब भी कंप्लेन यहाँ पे फाइल की गई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर कोर्ट इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी, देन यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे नीड नॉट टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करिए कि अगर कंप्लेन की गई किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, या फिर क्या हुआ कि किसी और कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे उसको मतलब भेजा है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को फिर जरूरी नहीं होगा कि विटनेस को एग्जामिन करें कंप्लेंट को एग्जामिन करें, ऐसा 200 का प्रोवाइजो बताता है। फिर जो भी एग्जामिनेशन होगी अंडर सेक्शन 200 वो शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, तो यहाँ पे जब भी एग्जामिनेशन होगी सेक्शन 200 में तो साइन करेगा कंप्लेनेंट, विटनेसेस और जो भी मैजिस्ट्रेट हैं। और यहाँ पे अगर नॉन साइनिंग है तो यहाँ पे वो इनक्योरेबल रेगुलरिटी हो जाएगी। फिर जो सरपंच है उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 200 में। फिर उसके बाद है अंडर सेक्शन 201 जो प्रोसीजर है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा फॉर द केसेस वेयर द मैजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस of the case. Here the magistrate will direct the complainant to the proper court. So अब क्या होता है कि जब भी 200 के अंदर अगर कोई ऐसा पर्सन मैजिस्ट्रेट के पास आया जिसकी
कंप्लेन करने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो यहाँ पे उसकी कंप्लेन के बिहाफ में कॉग्नियस देने के लिए यहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि उनकी जुडिक्शन में नहीं आता होगा, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे कंप्लेनेंट को कि प्रॉपर कोर्ट में जाए। और अगर मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे, उनको रिसीव हुई कंप्लेन ऑफ एन ऑफेंस, तो शैल एक्यूज डिसाइड आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, इट में पोस्टपोन द इशू ऑफ द प्रोसेस। तो जब भी मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे क्या होता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें एक्यूज जो है वो आउटसाइड जुरिडिक्शन डिसाइड करता है, तो यहाँ पे पोस्टपोन कर सकते हैं इशू प्रोसेस सेक्शन 202 में। फिर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 202, मतलब 202 का पर्पस क्या है कि चेक करना कि वेदर देयर इज और नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे 202 का पर्पस है कि चेक करना कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है या नहीं, मतलब किसी के खिलाफ। फिर नो सच डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शैल बी मेड अंडर सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी। तो 202 ऑफ सीआरपीसी में कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया जाएंगे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। इफ द ऑफेंस इज कंप्लेंट इज ऑफ ट्राइबल exclusively by court of session, or the case where the complainant and witnesses will not be examined except in case where the complaint is made by the court। तो क्या होता है कि जनरली क्या है कि 202 में किसी भी तरीके की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, दो कारण से। या तो क्या होता है कि जो केस है वो जो कंप्लेन कर रहा है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा, या फिर क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट है, विटनेसेस हैं, वो यहाँ पे एग्जामिन नहीं हुए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें केवल तभी यहाँ पे होगा जब वो केस किसी कोर्ट ने उनको भेजा होगा। तो इन सब सिचुएशन में केवल तब होगा इन द केस वेयर द कंप्लेंट इज मेड बाय द कोर्ट, कंप्लेंट जो है वो कोर्ट ने की हो। फिर एक रॉसी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का केस था, उसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो सेक्शन 202 का सब सेक्शन 2 है, उसका प्रोवाइजो ये बताता है कि मैंडेटरी है कि एग्जामिन करे वो ऑल द विटनेसेस को, एंड इफ द एक्यूज फाइंड्स दैट ऑल द विटनेस हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड। और अगर एक्यूज को लगता है कि यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे ये प्रोवाइजो बताता है कि मैंडेटरी एग्जामिन किया जाए सारे विटनेसेस को एंड द एक्यूज को। और अगर यहाँ पे फाइंड होता है कि जो ऑल द विटनेसेस है वो यहाँ पे नॉट बीन एग्जामिन, की सारे विटनेसेस को यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया गया, तो देन ही मे एज सून एज पॉसिबल रेज एन ऑब्जेक्शन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, एंड द कोर्ट ऑफ सेशन में रिमांड द केस बैक टू द मैजिस्ट्रेट टू एग्जामिन द विटनेस। तो क्या होता है कि मतलब यहाँ पे अगर सपोज करें कि कभी भी जब यहाँ पे कॉग्नियस ले रहा था तब यहाँ पे सारे विटनेस को एग्जामिन नहीं किया गया, तो जो विटनेस को एग्जामिन नहीं किया गया तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेक्शन सेशन में जो रहेगा वो केस में सबसे पहले यहाँ पे मतलब पॉसिबल एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी पॉसिबल हो सके उसके यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, फिर रिमांड बैक कर देगा केस को मैजिस्ट्रेट के पास कि वो एग्जामिन करे विटनेसेस को। फिर जो इन्वेस्टिगेशन है अंडर 202, वो यहाँ पे पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है, मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है 202 सेक्शन में, वो यहाँ पे ट्रायल के पहले की इन्वेस्टिगेशन है, कॉग्निजेंस लेने के पहले की है, मतलब पोस्ट कॉग्निजेंस। यहाँ पे प्री आना चाहिए था मेरे हिसाब से, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, मैं एक बार चेक कर लूंगा। सो यहाँ पे लिखा तो पोस्ट है, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 जो है सब पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन बता रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब सही है, सही पोस्ट कॉग्निजेंस, मतलब कॉग्निजेंस की बात ले ली है उन्होंने पहले ही, क्योंकि तभी तो यहाँ पे अब समन्स वगैरह इशू करने वाले होंगे, तो यहाँ पे पोस्ट कॉग्निजेंस होगा इन्वेस्टिगेशन का। फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 होती है वो इज अंडर कंप्लीट सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट होती है, और इट्स रिपोर्ट इज नॉट आल्सो बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 202 ओनली। तो यहाँ पे जो 202 है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी वो भी यहाँ पे अंडर सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट होगी, और जो रिपोर्ट फाइल की जाएगी वो भी अंडर सेक्शन 202 में की जाएगी। फिर जो पर्पस है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का अंडर 202 सेक्शन में, वो है कि फाइंड आउट वेदर टू इशू प्रोसेस और नॉट, कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इशू की जाना चाहिए कि नहीं करना की जाना चाहिए। फिर फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 202 यहाँ पे ये रिक्वायर है कि दैट आफ्टर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 200, यहाँ पे मतलब उनको लगता है कि 202 में जब मतलब जो प्रोसीडिंग है यहाँ पे 202 की, उसमें यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है कि जब भी उन्होंने यहाँ पे
कंडक्ट कर लिया एग्जामिनेशन टू 200 सेक्शन वो कर रहे थे, मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि वो इशू कर सकते प्रोसेस, बट ही वाज सम अनसर्टेनिटी इन हिज माइंड, और उनके यहाँ पे माइंड में, लेकिन मतलब उनको यहाँ पे ये उन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि वो यहाँ पे प्रोसेस करेंगे इशू, मतलब यहाँ पे समझ वगैरह इशू करेंगे, मतलब उनको अपने माइंड में अनसर्टेनिटी है। और यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा एश्योरेंस अपने आप को कि वो यहाँ पे उनका जो कंडक्ट कर रहे हैं प्रोसीडिंग आइदर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी आफ्टर हैविंग पोस्टपोन द इशू प्रोसेस। तो 202 में क्या होता है कि यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट हैं वो, तो उन्होंने 200 का जो सब ये एग्जामिनेशन वगैरह कर लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनको अगर अभी भी अनसर्टिनिटी है उनके माइंड में, तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा अश्योरेंस करने के लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराते हैं और पोस्टपोन कर देते हैं इश्यू ऑफ प्रोसेस को। और जो मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202 में ऐसा कर रहे हैं, वो यहाँ पे एग्जामिन करेंगे विटनेस को ऑन ओथ पे, और जो विटनेस एडिशनल विटनेस हुवर नॉट एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 200, तो जो एडिशनल विटनेसेस हैं जो यहाँ पे नॉट एग्जामिन्ड है अंडर सेक्शन 200 में, तो और जो स्टेटमेंट होंगे अंडर सेक्शन 202 में वो प्रीवियस स्टेटमेंट एंड कैन बी यूज फॉर कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं 202 में, उनका जो मतलब जो भी उनका स्टेटमेंट होगा वो एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट मान के उनको कॉन्ट्रडिक्ट और कोरोबोरेशन दोनों किया जा सकता है। फिर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 202 वो यहाँ पे सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते। और सेक्शन 203 टॉक करता है मतलब बताता है यहाँ पे उसके बारे में कि जो डिसमिसल ऑफ कंप्लेन है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 203 सेक्शन बताता है कि जब यहाँ पे 202 वगैरह के बाद जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, इंक्वायरी की, और उनको लगता है कि यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने लायक कोई केस है नहीं, तो यहाँ पे 203 में उसको डिसमिस कर देते हैं वो। और यहाँ पे जो मुझे एक बात थी मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे अब मैं फिर से फाइनली अब अपना आंसर कभी नहीं चेंज करूंगा, मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है 202 का, वो यहाँ पे प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी चार्ज बनने से पहले जो कुछ भी होता है वो प्री कॉग्निजेंस होता है, और जो चार्ज हो जाता है उसके बाद कॉग्निजेंस के बाद हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर भी 1 मिनट उसको बुक से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 सेकंड, वेट अ मिनट। 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे कुछ मुझे मिला नहीं सेक्शन 202 में, तो यहाँ पे अभी हम इसको कंफ्यूजन नहीं रहने देते हैं। पर यहाँ पे पोस्ट कॉग्निजेंस भी लग रहा है मुझे, यहाँ पे प्री भी लग रहा है मुझे, यहाँ लग रहा है कि प्री है, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के पहले जो कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे जब एक बार किसी को समझ इशू कर दी उन्होंने, तब उसके बाद होता है कि पोस्ट कॉग्निजेंस, मतलब कॉग्निजेंस ले ली, पर अभी तो वो कॉग्निजेंस लेने के लिए ही इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी इसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ। फिर जो 203 था उसको मैंने बता दिया कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेन के बारे में है। अब आगे देख लेते हैं। फिर जो कंप्लेन है अगर वो डिसमिस की गई अंडर सेक्शन 203 में, तो आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ of the complainant and the witnesses and the result of inquiry investigation under section 202 is
such that the magistrate is not, if the opinion that there is any sufficient ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग ही में डिसमिस द कंप्लेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब वही बात है कि जैसे 203 में उन्होंने डिसमिस किया, तो मतलब क्यों किया कि उनको यहाँ पे लगा, जब उन्होंने यहाँ पे एग्जामिन वगैरह कर लिया, उससे स्टेटमेंट्स वगैरह ले लिए कंप्लेनेंट के, विटनेसेस के भी, और उनके बाद उसको उनको इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी कर ली उन्होंने सेक्शन 202 में। लेकिन मैजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि आपको सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं, तो वो डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को। फिर यहाँ पे अगर इफ फर्स्ट कंप्लेंट इज डिसमिस्ड अपॉन merits, then there will be no second complaint। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर फर्स्ट कंप्लेंट थी वो डिसमिस की गई थी मेरिट्स में, तो उसके ऊपर कोई सेकंड कंप्लेंट नहीं होगी। लेकिन अब उसके बाद पढ़ते हैं केस, तो यहाँ पे पूनम चंद जैन वर्सेस फजरू का केस था। उसमें बताया गया था कि इफ देयर आर न्यू फैक्ट्स which the complainant have proved that he could not be known earlier even with due diligence, then the second complaint will be allowed। तो क्या होता है कि ये पूनम चंद जैन वाले केस में ये बता दिया गया है कि अगर क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट है, अगर वो ये प्रूव कर दे कि जो उसको कंप्लेन उसने की थी, वो जो पहले उस कंप्लेन के टाइम पे उसको कुछ अननोन फैक्ट्स थे, मतलब वो उसने यहाँ पे वो कुड नो, मतलब उसको तब पता नहीं थी जब उसको उसने ड्यू डिलिजेंस के साथ भी काम किया था ये सब चीजों को पता लगाने के लिए, लेकिन तब वो कुछ नए फैक्ट्स उसको पता नहीं थे, तो यहाँ पे उसके लिए सेकंड कंप्लेंट इसको अलाउ की जाएगी। फिर इन कंप्लेंट केस जो प्रोसेस है वो इशू की जाती है अंडर सेक्शन 204 में। तो 204 में यहाँ पे प्रोसेस को इशू करते हैं। तो एक सुब्रमण्यम से टू रमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें हेल्ड किया गया था कि जो इशू ऑफ प्रोसेस है इंटरलोकेटरी ऑर्डर में एंड रिवीजन में विल नॉट लाई इन केस ऑफ इंटरलोकेटरी ऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्या है कि सुब्रमण्यम सेतु रमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो इशू ऑफ प्रोसेस होगा अगर इंटरलोकेटरी ऑर्डर का एंड रिवीजन का, तो वो यहाँ पे इंटरलोकेटरी ऑर्डर वगैरह के लिए यहाँ पे नहीं होगा। फिर जो फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेस होगा और जो कंप्लेंट का होगा बिफोर इशुएंस ऑफ समन्स और वारंट टू द एक्यूज अंडर सेक्शन 204 मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे जो फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस बाय द कंप्लेनेंट होगा समन्स के पहले, मतलब बिफोर इशुएंस ऑफ द समन्स और वारंट होगा एक्यूज के लिए, वो यहाँ पे मैंडेटरी होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है उसको कंप्लेंट को फाइल करना ही पड़ेगा। और कब फाइल करना पड़ेगा? जो समन्स और वारंट यहाँ पे जो भेजा जाएगा, मतलब इशू किया जाएगा, उसके पहले उसको फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 204, और ये मैंडेटरी है, याद रखिएगा। फिर जो सेक्शन 205 है वो सीआरपीसी को एम्पावर करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि वो यहाँ पे डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज को एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस को, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनल अपीयरेंस जो होती है एक्यूज की, उसको यहाँ पे डिस्पेंस कर सकता है किस टाइम के लिए, कि जब वो रिकॉर्ड कर रहा है स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस वगैरह को। अब क्या होता है कि अगर वो यहाँ पे ओपिनियन है मैजिस्ट्रेट का जिसने यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया कि ऑफेंस ऑफ पैटी की पैटी ऑफेंस है, और यहाँ पे जो केस है वो यहाँ पे समरीली डिस्पोज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी में। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे इशू करते हुए समन्स को टू द एक्यूज को, आइदर उसको बोल सकते हैं कि वो अपीयर हो सकता है इन पर्सन, या फिर थ्रू प्लीडर के आ सकता है वो बिफोर मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास ऑन पर्टिकुलर डेट में। और अगर वो यहाँ पे अगर डिसाइड करता है कि वो प्लीड गिल्टी करना चाहता है, तो वो ट्रांसमिट कर सकता है बिफोर स्पेसिफाइड डेट, मतलब वो स्पेसिफाइड डेट के पहले बाय पोस्ट से उस प्ली, मतलब उसमें एक प्ली लिखेगा, मतलब वो राइटिंग में लिखेगा कि हाँ उन्होंने ये प्ली ऑफ गिल्ट कर लिया है, और अमाउंट जो फाइन जो होगा वो उसको स्पेसिफाई, वो उसको भेज सकता है। मतलब क्या होता है कि अगर पेटी ऑफेंसेस होता है जैसा कि सेक्शन 260 में बताया हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैजिस्ट्रेट क्या कर पाता है कि मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा, समन्स में लिख देगा कि आप उस तारीख, जो तारीख मैं बता रहा हूँ उस तारीख को या तो खुद आ सकते हो या तो अपने प्लीडर के थ्रू आ सकते हो। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप प्लीड गिल्टी करना चाहते हो, मतलब मामले को सिर्फ सीधा खत्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे पोस्ट के थ्रू आप एक प्ली को अपने राइटिंग में लिख सकते हो कि मैं प्ली ऑफ गिल्टी करना चाहता हूँ, जो फाइन इसमें मेंशन है उसको भर के आप छूट सकते हो। फिर जो भी यहाँ पे सेक्शन 206 है पैटी ऑफेंस का मतलब होता है यहाँ पे जो ऑफेंस है यहाँ पे नॉट पनिशेबल ओन, मतलब जो यहाँ पे है वो पनिशेबल ओनली विद फाइन है और नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। तो पैटी ऑफेंस जो है सेक्शन 206 में वो नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज है, मतलब 1000 रुपीज तक के ऑफेंस को यहाँ पे पैटी ऑफेंस बोलेंगे।
फिर जो सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी है, वो एक्यूज को यहाँ पे सप्लाई की जाएगी कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे सेंड करेगा कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स और जो अदर डॉक्यूमेंट है यहाँ पे 207 में एक्यूज को वो सब दी जाएगा, फिर दी जाएंगी। और फिर जो सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी है वो बताता है कि जो केस है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया अपॉन पुलिस रिपोर्ट में, अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। और ये लगता है मैजिस्ट्रेट को कि जो भी ऑफेंस है वो ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो यहाँ पे कमिट कर देगा केस कोर्ट ऑफ सेशन को आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 एंड 208। तो यहाँ पे क्या होता है कि 209 में जब भी यहाँ पे लगता है मैजिस्ट्रेट को जो कि केस इंस्टीट्यूट है ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कैसा भी केस है, या तो पुलिस रिपोर्ट पे है या तो अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट में यहाँ पे केस इंस्टीट्यूट हुआ है, और मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे लगता है कि ये जो केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो कमिट कर दिया केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास। जैसे हमने 193 पढ़ा था ना कि डायरेक्टली तो कॉग्निजेंस लेता ही नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कमिट करता है, लेकिन कमिट कब करेगा, जब कंप्लाइन कर देगा 207 208 की, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह उसको देना थे पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट, मैजिस्ट्रेट वो यहाँ पे पहले उसको दे देगा एक्यूज को। फिर अंडर सेक्शन 223 में भी अगर केस जो है वो कमिट किया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन को, जब मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे लगता है कि जो केस है वो ऑट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो मतलब जो सेक्शन 223 है उसमें भी यहाँ पे कमिट किया जाता है केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, जब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो केस है वो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। केस और टू भी, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए। फिर सेक्शन 210 प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर जो कि फॉलो करना पड़ेगा व्हेन देयर इज अ कंप्लेन केस, कि जब यहाँ पे जब कंप्लेन केस होगा एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करिए कि 2010 बताता है कि तब क्या होगा कि जब किसी केस में पुलिस ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही थी और किसी ने यहाँ पे कंप्लेन केस कर दिया सेम ऑफेंस के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि सेक्शन 210 बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे स्टे कर देंगे कंप्लेन केस को, और जो प्रोसीडिंग होगी विल रिक्वायर द कंसर्न पुलिस ऑफिसर टू सबमिट पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे 210 में मैजिस्ट्रेट फिर क्या करेंगे, कंप्लेन केस को स्टे कर देंगे और यहाँ पे पुलिस को बोलेंगे कि वो सबमिट कर दे अपनी पुलिस रिपोर्ट। और फिर जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी 210 में अगेंस्ट द सेम एक्यूज, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे कॉग्निजेंस लेंगे अगेंस्ट द एक्यूज ऑन पुलिस रिपोर्ट पे एंड बोथ कंप्लेंट केस की भी, मतलब दोनों के ऊपर फिर वो यहाँ पे कॉग्निजेंस ले लेंगे, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी और जो कंप्लेंट केस के ऊपर भी थी। और जो पुलिस रिपोर्ट है विल बी ट्राई टुगेदर एज पुलिस रिपोर्ट केस। तो जो भी यहाँ पे केस होगा वो किस तरीके से ट्राई होगा, जो पुलिस रिपोर्ट है उसको यहाँ पे इस तरीके से ट्राई किया जाएगा कंप्लेन के साथ जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट केस हो। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोसीजर पुलिस रिपोर्ट केस का ट्रायल किया जाएगा, मतलब ट्राई किया जाएगा और दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे कॉग्निजेंस लेंगे पुलिस रिपोर्ट पे और कंप्लेन केस पे, दोनों पे, और जो पुलिस रिपोर्ट है उसको ट्राई किया जाएगा जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट केस हो, तो उस तरीके से ट्राई किया जाएगा। और फिर यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 210 वो सेज दैट द चार्ज शीट इज अगेंस्ट सम अदर accused or that it is in form of closure report against some accused, then the complainant will revive। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे चार्जशीट फाइल की गई और उसमें क्या हुआ कि सम पर्सन जो है सम अदर एक्यूज को यहाँ पे क्या किया, चार्जशीट फाइल कर दी किसी के खिलाफ, और किसी एक्यूज के खिलाफ यहाँ पे क्या है क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, द पुलिस रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 210 वो यहाँ पे बताती है कि जो चार्जशीट है वो अगेंस्ट है किसी सम अदर एक्यूज के, और जो फॉर्म ऑफ क्लोजर रिपोर्ट है अगेंस्ट द सेम एक्यूज है, तो जो कंप्लेन केस है वो रिवाइव हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि मतलब चार्जशीट में बता रहा है कि किसी और पर्सन का नाम है, और क्लोजर रिपोर्ट जो है उसके खिलाफ फाइल कर दी जिस पर्सन के खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन केस चल रहा है, तो यहाँ पे कंप्लेन केस को रिवाइव कर लिया जाएगा फिर से। मतलब पुलिस की रिपोर्ट में तो ऐसा आ रहा है
कि जो ये पर्सन एक्यूज यहाँ पे लग रहा है इनकी कंप्लेन केस में उसके खिलाफ, तो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, और जो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं हम किसी अदर एक्यूज के खिलाफ फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंप्लेन केस होगा वो रिवाइव हो जाएगा, मतलब वापस से चालू हो जाएगा। फिर इन केस ऑफ मर्जर ऑफ कंप्लेन विद पुलिस रिपोर्ट, तो यहाँ पे जो मर्जर होता है ना यहाँ पे कंप्लेन केस का और पुलिस रिपोर्ट का 2010 में, तो जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा फॉर ट्रायल, यहाँ पे फिर ट्रायल नहीं है, फॉर ट्रायल है, फॉर द ट्रायल शैल बी द केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे मर्जर हो जाएगा जब कंप्लेन केस का और पुलिस रिपोर्ट का, तो उसका जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो पुलिस रिपोर्ट वाले केस का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सेक्शन 210 में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।